इन्फोसिस क्लियरली एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज। हम इतने दिनों से कह रहे थे कि भाई 30-35% कैश वो यूटिलाइज करेंगे और करीब करीब 14,000 करोड़ तक का बायबैक मुमकिन है, जो टिपिकली उन्होंने किया है। इस बार बायबैक की साइज जो है एक सरप्राइज की तरीके से 18,000 करोड़ रुपए हुई है। 18,000 कैसे है? जो फ्री कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है कंपनी का इस साल का, उसका लगभग 50% है ये 18,000 करोड़। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि लगभग 20% प्रीमियम पे मार्केट प्राइस के ये बायबैक हो रहा है, जो कि 1800 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। तो 20% का प्रीमियम और 50% का कैश फ्लो, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो अभी करंट कैश ऑन बुक्स है लगभग कैश और कैश इक्विवेलेंस 45,000 करोड़ का, उसका लगभग आप देखें तो 40% कैश यूटिलाइज कर रहे हैं। कुल 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स, यानी लगभग 2.5% के आसपास की इक्विटी का ये बायबैक है। और अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ये 18,000 करोड़ रख रहे हैं तो लगभग 2.8% का ब्रॉड डिविडेंड पे आउट आपको दिखाई पड़ता है। कंपनी ऑलरेडी 35 रुपये डिविडेंड तो दे ही रही है, और इस बायबैक के हिसाब से लगभग 45-55 रुपये के बीच में ये डीम डिविडेंड तरीके से आपको ये दिखाई देगा। सेबी ने सिर्फ एक ही विंडो खुली रखी है, वो है बायबैक के लिए टेंडर रूट। सो टेंडर रूट के जरिए ही ये बायबैक होगा। सबसे बड़ा बायबैक है अब तक की हिस्ट्री में इन्फोसिस का। इसके पहले सबसे बड़ा बायबैक 2017 में हुआ था, लगभग 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का, और उसके बाद का ये सबसे बड़ा आपको बायबैक होता हुआ नजर पड़ रहा है। हालांकि जो प्रीमियम है वो सबसे लोएस्ट है, मतलब 20% का प्रीमियम है। कंपनी ने 25-30% के प्रीमियम तक भी ओपन मार्केट से बाय किया है, लेकिन बहरहाल वो तो रूट अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी सेंस बनता है, क्योंकि अभी स्टॉक 20 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जबकि 5 साल का औसत वैल्यूएशन लगभग 25 टाइम है। तो ऑब्वियसली आज मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। और येस्टरडे जैसे श्रेया बता रही थी कि वो टीसीएस जब सीएलएसए की कॉन्फ्रेंस में थी तो लोगों ने पूछा कि इन्फोसिस बायबैक कर रहा है तो आप भी बायबैक करिए 20,000 करोड़ का। तो अभी इन्फोसिस ने 18,000 करोड़ का कर दिया, तो प्रेशर भी बना रहेगा पीयर्स पे कि वो भी अच्छी साइज का बायबैक लाएं और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। ठीक है, मल्टीपल खबरें, लेकिन सेक्टर एक ही, डिफेंस। और भारत फौज का हमने ऑफ लेट देखा है कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो सुस्त पड़े हैं, और उसके सामने डिफेंस बिजनेस में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उस पर कंपनी कैपिटलाइज कर रही है। कंपनी की जो सब्सिडरी है, इन्होंने आबू धाबी बेस्ड एक डिफेंस कंपनी MP3 के साथ एक करार किया, जहां वो क्रिटिकल स्पेयर पार्ट सप्लाई करेंगे आर्टिलरी सिस्टम्स के लिए। अगर आपको ध्यान है तो भारत फौज ऑलरेडी भारतीय सेना के लिए आर्टिलरी गन सप्लाई करती है, और उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए करार है। इसके अलावा इन्होंने विंड रेसर्स के साथ एक एडवांस UAV ऑपरेशंस और UAV जो ड्रोन्स होते हैं इनको बनाने के लिए MOU किया है। और इसके अलावा UK इंडिया FTA के माध्यम से कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बातें कर रहा है एरोस्पेस सेगमेंट में, जहां ड्रोन से लेके जो पुर्जे होते हैं एरोस्पेस इंडस्ट्री में जो लगते हैं उसको बनाने का कुल मिला के ये मसौदा कंपनी ने किया है तैयार। लेकिन क्लियरली ये जो हवित्सर और जो ये तोपें होती हैं उनके बैरल्स और क्रिटिकल सप्लाई यूनिट्स जो अबू धाबी कंपनी के साथ किए हैं वो काफ़ी अहम माना जाएगा। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूं क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और मनी कंट्रोल के हवाले से जो हमको जानकारी मिल रही है उसके अंदर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये सेबी के प्राथमिक एजेंडा में है, और बहुत सारे रिफॉर्म्स वो इनिशिएट करेंगे इस थीम को मद्देनज़र रखते हुए। और पर्टिकुलरली बात करें तो जो IPO है इसके अंदर बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। किस तरीके से एंकर इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, उसके अंदर क्या इंश्योरेंस कंपनीज और जो ग्रेचुइटी फंड्स हैं इनका हिस्सा रखा जाए, तो इस तरीके का कोटा मुमकिन है, जहां इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स को लगभग 7% यानी 7% कोटा देने की बात है। इसके अलावा अगर हम रिजर्व्ड एंकर निवेशकों की बात करें तो 33% से बढ़ के 40% आपको होता हुआ नजर पड़ सकता है। और जो IPO साइज है, जो पहले 5% मिनिमम डाइल्यूशन आपको करना था उसको अब 2.5% तक लाएंगे, तो इसके ऊपर भी बोर्ड जो है विचार करेगा। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का किस तरीके से ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए और उनकी जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं उसको किस तरीके से देखा जाए, कामकाज का दायरा बढ़ाने की बात है। और रीट और इन्विट्स को इक्विटी का दर्जा देने के ऊपर भी बोर्ड आज बैठक करेगा। लेकिन लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आज क्या सेबी एक निर्णय करेगा वीकली एक्सपायरी के ऊपर, क्या वो फोर्टनाइटली एक्सपायरी हो जाएगी, क्या मंथली एक्सपायरी सिर्फ एक ही दिन पे होगी। तो दर्शकों के बेनिफिट के लिए मैं बता देता हूं, सेबी के चेयरमैन ने कहा है कि इसके ऊपर एक कंसल्टेशन पेपर बहुत जल्द आएगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था 15 दिन पहले, और 1 महीने के आसपास की उन्होंने टाइमलाइन दी थी। तो अगले 15 दिनों में कंसल्टेशन पेपर जारी है,
प्रोसेस ये होता है कि आपको सबसे पहले कंसल्टेशन पेपर फ्लोट करना पड़ता है, जहां स्टेक होल्डर्स यानी स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, निवेशक और कंसल्टेंट्स अपने कमेंट्स देते हैं। उन कमेंट्स को एग्रीगेट करके उसके ऊपर बोर्ड एक डिसीजन लेता है और डिसीजन जो है बोर्ड के सामने रखा जाता है अप्रूवल के लिए। तो एजेंडा जब बनेगा जब कंसल्टेशन पेपर का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। लोग यहाँ दूसरे मीडिया हाउसेस मुझे पता नहीं क्यों इतना स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आज बोर्ड मीटिंग का एजेंडा नहीं है। नहीं होगा, क्योंकि कंसल्टेशन पेपर आएगा उसके बाद ही वो बोर्ड के अंदर जाता है अप्रूवल के लिए। तो ध्यान रखें ये बात, आज जो वीकली एक्सपायरी का डिसीजन है उस पर सेबी का कोई एजेंडा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंसल्टेशन के पेपर के बाद और कमेंट्स के बाद ही बोर्ड एक डिसीजन लेता है। और यही प्रोसेस इतने सालों से चला रहा है, कोई नया प्रोसेस नहीं है। तो आप ये कहेंगे शाम को कि भाई कुछ नहीं आया, चलो अच्छी बात है बीएसई के लिए और ब्रोकर्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। कंसल्टेशन पेपर आने दें, उसमें क्या कंटेंट आते हैं उसके ऊपर मुझे लगता है स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल। और देखिए स्टॉक लोधा डेवलपर्स की तो येस्टरडे चीफ मिनिस्टर साहब बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ एमओयू साइन कर रहे थे और उसी तर्ज पे महाराष्ट्र सरकार के साथ लोधा डेवलपर ने भी एक एमओयू साइन किया है, जहां 30,000 करोड़ रुपए का निवेश लोधा डेवलपर्स करेंगे। ये प्रोजेक्ट का आउटले है, जहां डेटा सेंटर्स और वो भी ग्रीन डेटा सेंटर्स डेवलप करने के लिए ये करार किया गया है। ग्रीन डेटा सेंटर्स का मतलब ये है कि जो डेटा सेंटर सोलार या कोई क्लीन एनर्जी सोर्स यानी कि विंड से चले, तो ये डेटा सेंटर पार्क के ऊपर लोधा डेवलपर्स आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा एनबीसीसी, और इनको बहुत ही बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। येस्टरडे ये स्टॉक को हमने बताया भी था कि ओपन इंटरेस्ट 5-6% ऊपर है, लॉन्ग बिल्डअप देखा गया है। तो एनबीसीसी आज भी फोकस में रहेगा, क्योंकि राजस्थान के जो नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उसके अंदर रिको करके एजेंसी है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 3,700 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, जहां ये जो पार्क है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरपोर्ट के आसपास का, वो एनबीसीसी डेवलप करेगी। स्टॉक्स में जेबीएम ऑटोमोटिव इस स्टॉक पर नजरें रहेंगी, क्योंकि जो कंपनी की क्लीन एनर्जी मोबिलिटी यूनिट है इको लाइफ, इसको 880 करोड़ रुपए मिले हैं आईएफसी से इनकी ई बस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इनके पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स इन हैंड है इलेक्ट्रिक बसेस के, तो देखते हैं ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। इसके अलावा ट्रैवल फूड सर्विसेज ये काउंटर भी नज़रों पे रहेगा, क्योंकि इनको एलओए यानी लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। T1 जो कोची एयरपोर्ट है, यहाँ अपने फूड आउटलेट्स खोलेंगे, तो कंपनी के विस्तार के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर मानी जाएगी। और इसके अलावा एनएलसी इंडिया, येस्टरडे स्टॉक 5% ऊपर था और आज भी शायद एक्टिव रह सकता है, क्योंकि कंपनी ने काबिल यानी खनिज विदेश, जो कि जॉइंट वेंचर है नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर का, ग्लोबल स्केल पे क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोजेक्ट्स के लिए एमओयू साइन किया, जहां ये जॉइंट तरीके से जो ग्लोबल एक्विजिशंस हैं उस पर इवैल्यूएशन करेंगे। तो एनएलसी इंडिया फिर से एक बार फोकस में क्रिटिकल मिनरल के प्रोजेक्ट्स के चलते रखिए।